Hello, future officers. My name is Narendra Sharma, and I welcome you all at the Study Funda. So, guys, we are continuing with our series. हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था पीवाईक्यू सॉल्व करने का, इसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम 2020 जो सीएपीएफ का पेपर हुआ था उसके अंदर जो जियोग्राफी के क्वेश्चंस पूछे थे इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि Which one of the following does not illustrate the importance of coral reef? आपसे मेनली पूछा क्या जा रहा है कि सर इंपॉर्टेंस क्या है कोरल रीफ की, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, कि सर ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों कीवर्ड पे थोड़ा फोकस करना कि नॉट पूछा हुआ है ना, नॉट पूछा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। दूसरा है दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल्स। थर्ड, दे प्रोटेक्ट शोरलाइन फ्रॉम द स्टॉर्म। फोर्थ, दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक। अब हम कॉमन सेंस की थोड़ी बात करें तो कोरल रीफ बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसा कि जो हमने पिछली वीडियो में भी आई थिंक कोरल रीफ की जो पिक्चर देखी थी, तो कोरल रीफ बेसिकली जो है इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है। तो अब यहां से मुझे एक बात बताओ, आपको यदि राइट आंसर तक पहुंचना है, ऐसी कोई चीज है जो कि एक किसी भी कम्युनिटी को जो है अर्थक्वेक से बचा सकती है? ऐसी कोई चीज है या नहीं, पहले आपको इस मुद्दे के ऊपर सोचना है। जब भी अर्थक्वेक आता है तो ऐसा हो सकता है कि सर आपका बिल्डिंग का डिजाइन कुछ ऐसा हो जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, राइट? ऐसे कुछ प्रिकॉशंस आपको देखने को मिलेंगे। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोरल रीफ जो है बेसिकली क्या करती है। सर कोरल रीफ जो है हमें अर्थक्वेक से बचाती है। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है, काफी जो है फ्रिक्वेंटली ये होते हैं और काफी इंटेंसिटी के साथ होते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोरल रीफ। दूसरा, आप ये भी सोच सकते हो कि कोरल रीफ जो है सर ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सी के अंदर देखने को मिलेगा, और वहीं अर्थक्वेक तो कहीं पे भी आ सकता है। तो इस हिसाब से आप सोचना स्टार्ट करते तो मान लिया कि चलो एक मिनट के लिए हम मान रहे हैं कि कोरल रीफ हमें अर्थक्वेक से बचाएगा, लेकिन यदि अर्थक्वेक ही लैंड के ऊपर आ रहा है तो कैसे बचाएगा? तो इस तरीके से हम जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के इजिली जो है बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे कि सर ये किसी भी कम्युनिटीज को अर्थक्वेक से नहीं प्रोटेक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी राइट आंसर होगा। और ये इंप्लॉयमेंट जनरेशन करता है, बिल्कुल करता है। क्यों करेगा? क्योंकि कोरल जो होते हैं अपने आप में देखने में काफी अच्छे होते हैं, काफी अट्रैक्टिव होते हैं, जिसके कारण जो है क्या होता है, जो टूरिज्म है ये टूरिज्म कहीं ना कहीं बढ़ता है, राइट? पहला पॉइंट तो ये है। अब सर बिल्डिंग मटेरियल, बिल्कुल आपको ये देखने को मिलेगा कि कोरल रीफ के पास क्या होता है, बेसिकली मेनली जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा देखने को मिलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट से बहुत सारे ऐसे मटेरियल बनाए जाते हैं जिनका बिल्डिंग में यूज होता है। अलॉन्ग विद दैट सर, जो बेसिकली क्या है, ये जो कोरल रीफ है ये बेसिकली शोर लाइन के आसपास ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसे रीजन जहां पे डेप्थ अप टू द 200 मीटर है। ये सुनो, तो वहां पे जो है ये काफी जो है क्या होती है, इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। इसके कारण जब भी क्या होता है कि जो आपका स्टॉर्म आते हैं, जो आपके ओशन स्टॉर्म्स होते हैं, इनसे बेसिकली ये शोर लाइन को प्रोटेक्ट करती है। इससे जो स्टॉर्म की इंटेंसिटी है इसको कहीं ना कहीं क्या करती है, ये कम करती है। सो दिस इज द रीजन। अब हमारा जो आंसर होगा डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं काफी इजी ये क्वेश्चन था, और आपको जो है यदि आप थोड़ी कॉमन सेंस से इसको सोचते तो काफी इजीली आप इसको टैकल कर सकते थे, राइट? अभी आप क्या कर सकते हो, आप जो है एक काम कर सकते हो कि सर आप जो है अपना पेन और पेपर साथ में लेके बैठो। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो। वीडियो को पॉज किया है उसके बाद अपने आप से जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे उसके बाद जो है क्या करना, उसके बाद जो है वीडियो को आगे चलाना। इससे एडवांटेज ये होगा कि क्या आप राइट डायरेक्शन में सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, सुनो। तो इससे एक तो ये एडवांटेज मिलेगा। अब हो सकता है एग्जामिनेशन में अब कोरल रीफ से क्या बार बार सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। अब ये पूछा जाएगा कि सर व्हाट आर द कंडीशंस जिसमें जो है कोरल की अच्छी खासी ग्रोथ होती है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको याद रखने, सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ना कि सर ये मिलते कहां पे है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में ही ये मिलते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखोगे कि जब भी पूछेगा, अब आपसे पूछा जाए कि सर जो आर्कटिक रीजन में कोरल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे सर? क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में आपको ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलेगा जहां पे सनलाइट अच्छी खासी है। और हमें ये पता है सर
कि बेसिकली कोरल की ग्रोथ के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगी जहां पे जो है क्या है, सनलाइट अच्छी है। आइडियल डेप्थ मानी जाती है कितना, 45 से 55 मीटर के बीच में। लेकिन यहां से एग्जामिनेशन के लिए एक पॉइंट याद रखो कि सर कोरल आपको कहां पे और देखने को मिलेंगे, अप टू द 200 मीटर तक। कोई भी जोन है, मान लो ये एशियाटिक जोन है, तो यहां पे मान लो ये इसकी 10 किलोमीटर तक टोटल है, या तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अप टू द 200 मीटर तक ही हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जो है कोरल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है नीचे हमें कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। और जिस रीजन में जो है अब 200 मीटर तक सर क्या होता है, फोटिक जोन कहलाता है। फोटिक जोन मतलब कि सर यहां तक ही सनरेज जो है पेनिट्रेट कर पाती है। दिस इज द रीजन कि इन द फोटिक जोन में ही आपको जो है कोरल ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसके नीचे कोरल ग्रोथ नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अलॉन्ग विद दैट सर हमें क्या याद रखना है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए, इट शुड बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट डज इट मीन कि ना तो बहुत कम हो ना तो बहुत ज्यादा हो। उसके बाद क्लियर वाटर होना चाहिए। क्लियर वाटर इसलिए होना चाहिए क्योंकि सर यदि वाटर के अंदर टर्बुलिटी ज्यादा है तो सर क्या होगा कि जो सनरेज को पेनिट्रेट करना होगा वो नहीं कर पाएगी। और सॉल्ट वाटर होना चाहिए, ये कल भी हमने वीडियोस में अच्छे से समझा था, जो पिछली हमारी वीडियो थी, कि सॉल्ट वाटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए, राइट। यदि मैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ की बात करूं, ये देखो यहां से मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि पीवाईक्यू से आप ना सिर्फ आंसर को जानो, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम टैकल करें। यस। तो तीन प्रकार की जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, कोरल रीफ देखने को मिलेगी। एक होगी फ्रिंजिंग रीफ, एक होगी बैरियर रीफ, और एक होगा अटॉल। यस नो। तीनों में सर डिफरेंस क्या है, मान लो कोस्ट है, जो कोस्ट के बिल्कुल आसपास में, यहाँ पे आप देखोगे कि जो कोस्ट के बिल्कुल आसपास में आपको जो है क्या देखने को मिलेंगी, कोरल्स देखने मिलती है, उनको फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं किसके बारे में, इसके बाद यदि मैं बात करूं बैरियर रीफ। बैरियर रीफ क्या होगा सर, ये बेसिकली कनेक्ट नहीं होगा किसके साथ में, शोर लाइन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस प्लेस के ऊपर होगा, और बीच में आपको लगून देखने को मिलेगा। ये सुनो। और अटोल की बात की जाए तो मतलब कि क्या, इसमें जो आइलैंड होगा ये नहीं दिखेगा, लेकिन आइलैंड सबमर्ज होगा, और इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कीवर्ड क्या याद रखोगे, अटोल के अंदर जो है बेसिकली आइलैंड सबमर्ज होगा, बैरियर रीफ के अंदर लगून का बनना जरूरी है, फ्रिंजिंग रीफ के अंदर सर क्या होना चाहिए, बेसिकली जो है कनेक्ट होगा रीफ किसके साथ में, जो शोर लाइन है इसके साथ कनेक्ट होगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकाकिया ट्री। अकाकिया ट्री के बारे में पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सी है। पहले सर यदि आपको पता है अकाकिया ट्री क्या है, तो आपके लिए आधी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाती है। जो बबूल का पेड़ होता है, राइट, जो बबूल का पेड़ होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को जो है, जो बबूल का पेड़ है, आई डोंट नो मैं सही लिख रहा हूँ ये गलत लिख रहा हूँ, राइट, लेकिन जो बबूल का पेड़ होता है उसी को अकाकिया ट्री कहा जाता है। और बबूल मिलता कहाँ पे है सर, बबूल तो मिलता है डेजर्ट वाले रीजन में। ये सुनो, यदि आप यहां तक पहुंच गए हो यहां से, तो आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी है। अब सर डेजर्ट के अंदर देखो, अब यहाँ से स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है, इट हैज अ लॉन्ग शैलो डीप रूट्स। इसकी जो रूट का सिस्टम है काफी जो है आपको लॉन्ग और शैलो देखने को मिलेगा, काफी गहराई तक होगा। क्यों होता है, क्योंकि इनको जो है मॉइस्चर फाइंड करना है। इसके बाद थॉर्नी लीव्स होंगी, कांटेदार जो है आपको लीव्स देखने को मिलेगी, जिससे जो है क्या किया जा सके, जो वाटर लॉस है इसको प्रिवेंट किया जा सके। थर्ड सर क्या है, इसका जो है बेसिकली जो टॉप मोस्ट रीजन है, जो टॉप मोस्ट बेसिकली पार्ट है प्लांट का, वो बेसिकली क्राउन की तरह है, जो कि ऑब्जर्व करता है मैक्सिमम सनलाइट। तो ये बोला जा रहा है अकाकिया ट्री के बारे में। अब मुझे यदि ये पता है अकाकिया ट्री, अब ऐसे जो देखो, अब जो है एग्जाम में जो है आपके पास दो चीजों में होगा, दो लैंग्वेज के अंदर पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश। जब आपको ऐसे ट्री का पता ना चले तो चुपचाप हिंदी में देखो जाके, हिंदी में आपको बबूल देखने को मिलेगा। और मुझे ये पता है कि बबूल सर कहाँ पे है, ये डेजर्ट में है, और डेजर्ट के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, राइट, डेजर्ट के अंदर जितने प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स काफी तक नीचे तक होती हैं। अलॉन्ग विद दैट सर जो थॉर्नी लीव्स होती हैं, कि वाटर लॉस को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो मेरी दो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली यहां से सही हो जाती है यदि आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। तो मेरा ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, या तो सी होगा और डी होगा। जस्ट मिनट, यहाँ पे थे हम, यस। तो सर अब इनमें से मेरा कोई आंसर होगा। अब आप 50-50 के ऊपर पहुंच सकते हो, यस हो। अब सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो है, अब ये क्या करते हैं, ये मैक्सिमम सनलाइट गेन करने के लिए इनका जो टॉप मोस्ट रीजन होता है ये क्राउन की तरह होता है, इसके कारण जो है क्या होता है, राइट आंसर डी होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये बबूल का पेड़ है, राइट।
बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ये क्वेश्चन आपको पता है तभी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। सर पूछा जा रहा है कि डार्डिक ग्रुप, इसके बारे में बात की जा रही है। डार्डिक ग्रुप ये बेसिकली लैंग्वेजेस का ग्रुप है। ये बिलोंग करता है कौन सी लैंग्वेज फैमिली से? इंडो यूरोपियन फैमिली से, ऑस्ट्रियाटिक से, सीनो टिबिटन से और द्रविडियन से। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हो, आप डीडी से कंफ्यूज करने की कोशिश करोगे कि डार्डिक ग्रुप जो है द्रविडियन से हो सकता है। मैं तभी कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अनलेस आप बहुत श्योर हो। सुनो, तो सर अब इसका जो मैं राइट आंसर आपको सीधा बताता हूँ कि आप सीधा इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा इंडो यूरोपियन। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एलिमिनेशन कुछ नहीं चलेगा। एलिमिनेशन वहां पे चलता है जहां पे आपको या तो थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज हो, अदरवाइज स्किप करके आगे। यस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? यहाँ पे आप देख सकते हो डार्डिक ग्रुप ये बेसिकली इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से है। ये सुनो, तो अब पूछेगा एग्जाम में, देखो अगली बार के लिए क्या पूछ सकता है, ईरानियन पूछ सकता है। तो ईरानियन भी बेसिकली इंडो यूरोपियन से ही है। अच्छा यदि सर इंडो यूरोपियन नहीं दिया तो इंडो आर्यन तो दे सकता है ना, ये सुनो, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद असम और म्यांमारी, ये सर किससे है? सीनो तिब्बतन से है। सीनो तिब्बतन में किसमें है? ये है साइनीज चाइनीज से, याद रखना है ये भी। नॉर्थ असम और तिब्बत ये तो आप इजीली साइनो तिब्बतन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। द्रविडियन में कुछ याद करने का है ही नहीं, बस नाम एक ये याद रखना कि मुंडा जो लैंग्वेज है ये ऑस्ट्रिक से बिलोंग करती है। ये सुनो, और मोर कमेर, मोर कमेर, ये दो पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि यदि नेक्स्ट टाइम लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाना होगा तो ये द्रविडियन को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई आंसर करेगा। ये इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन सेंस से आप पहुंच सकते हो। आप मुंडा, मुंडा दिया जा सकता है, मुंडा को कहीं ना कहीं ईस्ट में लेके जाओगे, और ईस्ट में लेके जाओगे तो सीनो तिब्बतन में टिक करने के चांसेस है। तो या तो मुंडा लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा या मोर कमेर के बारे में पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा रेडी रहना है। अब हम बढ़ते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरियन कंट्री? सर कौन सी मेडिटेरियन कंट्री नहीं है? मेडिटेरियन कंट्री कौन सी है सर जो मेडिटेरियन सी को जो है कनेक्ट करती है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है टूनिशिया, लीबिया, नॉर्थ सुडान एंड इजिप्ट। राइट, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब सर इसमें जो है सारी की सारी जो कंट्रीज हैं ये कहाँ की है? सर सारी की सारी कंट्रीज तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है। व्हाट डज इट मीन कि सर अब आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो टूनिशिया, लीबिया और इजिप्ट, सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ इजिप्ट में कैसे एलिमिनेट करता हूँ। देखो स्वेज कैनाल को पता होगा, स्वेज कैनाल कहाँ से जाती है? ये जाती है इजिप्ट से। कहाँ से जाएगी सर? इजिप्ट से जाएगी। तो ऑब्वियसली इजिप्ट टच करेगा ही करेगा, क्योंकि स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करती है? रेड सी को कनेक्ट करती है। किसके साथ में? मेडिटेरियन सी के साथ में। मेडिटेरियन सी में पूछेगा किसके साथ में? आइनियन सी के साथ जो है कनेक्ट करती है। उसके बाद जो है इजिप्ट मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो 30 पे मैं पहुंच चुका हूं। यहां से जो है देखते हैं कि क्या होता है। अब लिबिया की बात करें तो सर मुझे ये पता है कि इजिप्ट के बगल वाली जो कंट्री है वो लिबिया आती है। सुनो, यदि आपको इन दोनों के बीच में पता है तो इजीली आप 50-50 पे पहुंच सकते हो, टूनिशिया और नॉर्थ सुडान की बात। टूनिशिया में जो है आपने अरब स्प्रिंग के बारे में कभी ना कभी यदि पढ़ा होगा जरूर, तो आपको पता होगा अरब स्प्रिंग टूनिशिया में हुआ है, लेकिन अरब स्प्रिंग से हमें कहीं ना कहीं मेडिटेरियन के बारे में कोई हिंट नहीं मिलता है, और इसीलिए जो हम 50-50 पे पहुंचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नॉर्थ सुडान, जो है इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे मोरक्को देखो, यहाँ पे जो है जस्ट लेट मी चेंज द कलर। यस, यहाँ पे मोरक्को, मोरक्को के बाद यहाँ पे अल्जीरिया, टूनिशिया, लिबिया और यहाँ पे इजिप्ट। इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा साउथ सुडान। दिस इज साउथ सुडान। यस और नो, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इजराइल देखने को मिलेगा, लेबनान देखने को मिलेगा, सीरिया देखने को मिलेगा। लेकिन सर देखो एग्जाम के लिए ये याद रखना कि जॉर्डन टच नहीं करता है। जो यहाँ पे ये कौन सी कंट्री है सर? जॉर्डन। जॉर्डन डू नॉट टच द बाउंड्री लाइन बिटवीन द मेडिटेरियन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एग्जाम के लिए। ये सुनो, टर्की करता है। टर्की जो है क्या करता है सर? ब्लैक सी के साथ भी टच करता है, और साथ में जो है मेडिटेरियन सी के साथ भी ये बेसिकली क्या करता है सर? कनेक्ट करता है। ये सुनो, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा सर? उसके बाद जो है आपको ग्रीस देखने को मिलेगा, अल्बेनिया देखने को मिलेगा, मॉन्टेनेग्रो देखने को मिलेगा, बोस्निया, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया, इटली। राइट, उसके बाद फ्रांस और यहाँ पे जो है स्पेन देखने को मिलेगा। सुनो, यहाँ पे आपको बीच में क्या देखने को मिलेगा? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे स्टेट कौन सी है सर? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ लायन है। यहाँ पे आपको इग्रेडियन सी देखने को मिलेगा, थाइमिन सी यहाँ पे देखने को मिलेगा, आइनियन सी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेट ऑफ बोनिफासियो, याद रख सकते हो। स्टेट ऑफ बोनिफासियो के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बोनिफासियो देखने को मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पे सर स्टेट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगा? यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टेट आपको देखने को मिलेगी वो है स्टेट ऑफ मोसिना। कौन सी है? स्टेट ऑफ मोसिना। यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट है स्टेट ऑफ ओटरंटो।
स्टेट ऑफ टोरंटो, यहाँ पे जो है एजियन सी आपको देखने को मिलेगा, एजियन सी और जो है सी ऑफ मरमरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन दोनों को जो स्टेट कनेक्ट करेगी ये स्टेट ऑफ डार्डनलीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ डार्डनलीज। इसके बाद सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जो स्टेट कनेक्ट करती है ये बॉस्फोरस स्टेट देखने को मिलेगी, बॉस्फोरस स्टेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ अजोब, सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को जो कनेक्ट करता है ये कौन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगी क्रेच स्टेट, स्टेट ऑफ क्रेच। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करने हैं सर, मार्क कर लेने हैं अपने नोट्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इस रीजन की जो भी मैपिंग थी हमने कर ली। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ अकावा देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ अकावा, गल्फ ऑफ अकावा के बाद यहाँ पे स्वेज गल्फ देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्वेज कैनाल देखने को मिलेगी। और स्वेज कैनाल जो है सर कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ में। इसके साथ ही 1869 में जो है स्वेज कैनाल को जो है ओपन किया गया था, रेड सी और यहाँ कहीं आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा। इन दोनों को जो स्टेट कनेक्ट करती है ये स्टेट ऑफ बब अल मंदेब ये भी कनेक्ट करती है, ये भी आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है सर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लैंडफॉर्म इज द लार्जेस्ट इन साइज, कि लार्जेस्ट इन साइज में सबसे ज्यादा जो है कास्ट लैंडफॉर्म है क्या। अब कास्ट टोपोग्राफी को थोड़ा हम समझते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सर कास्ट टोपोग्राफी मान लो कि यहाँ पे सर क्या है, ये एक रीजन है, इसके ऊपर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऐसे कुछ जो है ऐसे जो है लैंडफॉर्म देखने को मिलेगी जहां बीच में बहुत सारी गलियां होंगी, उसको कास्ट लैंडफॉर्म कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ऐसे रीजन जहां पे लाइमस्टोन होता है वहां पे कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली कहाँ पे देखने को मिलेगी, क्रोएशिया के अंदर देखने को मिलेगी। और क्रोएशिया सर क्या टच करता है, मेडिटेरियन सी को, यस बिल्कुल करता है, अभी हम समझ के। तो सर लाइमस्टोन मतलब कि क्या, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CuCO3 एंड इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। तो जब भी रेनफॉल होती है तो जो है लाइमस्टोन बेसिकली बारिश के साथ जो है, बारिश के पानी के साथ पिघल के जो है बेसिकली वहां से इसका ओरिजिन हो जाता है। अब यहाँ पे इरोजन होता है सर, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म बनती है, ये चारों के चारों वही लैंडफॉर्म है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो लैंडफॉर्म है ये कौन सा होगा। तो सर एक बोला जा रहा है सिंक होल, शैलो होल, उवाला एंड पोर्जे। यदि आपने ढंग से पढ़ा है तभी आप इस आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज पोल्जे। पोल्जे आपको क्या देखने मिलेगा, सबसे लार्जेस्ट इन साइज देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या बनेगा सर, सिंक होल बनेगा। जब दो सिंक होल मिलके क्या बनाएंगे सर, एक जो है बेसिकली क्या बनाएंगे, शैलो होल बनाएंगे। दो शैलो होल मिलके सर क्या बनाएंगे, दो लाइन बनाएंगे। और दो लाइन मिलके सर क्या बनाएंगे, उवाला बनाएंगे। और दो उवाला मिलके सर क्या बनाते हैं, पोल्जे बनाते हैं। तो लार्जेस्ट इन साइज क्या देखने को मिलेगा आपको, पोल्जे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप पोल्जे देख सकते हो, उवाला देख सकते हो, शैलो होल देख सकते हो, सिंक होल देख सकते हो, दो लाइन देख सकते हो, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर पोर्ट ऑफ कॉल की, यस और तो सर अब वो बोला ये जा रहा है कि पोर्ट ऑफ कॉल जो है सिंगापुर को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है इसके पीछे। ऑप्शन ए है कि सर ये डील करता है किसके साथ में, देखो ये डील करता है कि जस्ट वेट अ मिनट लेट मी चेंज द कलर, हाँ। तो इट डील्स विद द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ द ऑयल। तो सर इसको हम ऑयल पोर्ट नहीं कहते, पोर्ट ऑफ कॉल क्यों कहेंगे। पोर्ट ऑफ कॉल मतलब किसी को वहां पे बुलाया जा रहा है, पोर्ट ऑफ कॉल मतलब कोई वहां पे आ रहा है और उसके बाद जा रहा है, ऐसा मान के चलो। उसके बाद सर ऑप्शन बी ये है कि इट इज अ डीप वाटर पोर्ट बिल्ड अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट। हमें नहीं पता ये सही होगा गलत होगा, लेकिन ठीक है। इट इज मेन सी रूट वेयर शिप यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, यहाँ पे होती है, वाटरिंग यहाँ पे होती है, अलॉन्ग विद दैट जो है ये फूड आइटम्स वगैरह को लेते हैं। फोर्थ है सर इट सर्व्स द पेरेंट पोर्ट बाय रिसीविंग द शिप्स which are unable to approach due to large size। तो सर ये बात की जा रही है। तो सर ऐसे पोर्ट को तो एंट्री पोर्ट कहा जाता है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी आपने 12th की जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी है उसको पढ़ा हुआ है तो इजीली आप डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। डी को एलिमिनेट किया तो ए मेरा हो नहीं सकता, लेफ्ट विद बी एंड सी। तो किसी एक को आप टिक करोगे, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, कि सर ये क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, अब देखो नेक्स्ट टाइम के लिए ये थोड़ी ना पूछेगा, और क्वेश्चन का नेचर देखो, उसने किसी एक पोर्ट का नाम दिया और ये भी बताया कि ये कौन से टाइप का पोर्ट है और आपसे रीजन पूछा इसको क्यों कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये पूछा जा सकता है ना, आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि फॉर एन एग्जांपल यदि हम बात करें सर किसके बारे में, हम बात करते हैं मेम्फिस पोर्ट के बारे में। तो मेम्फिस पोर्ट बेसिकली किस टाइप का पोर्ट है, इट इज अ पोर्ट ऑफ इनलैंड पोर्ट है, यस और नो। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें इस तरीके से ही प्रिपेयर करना है।
तो टाइप्स ऑफ पोर्ट की बात की जाए तो कुछ इंडस्ट्रियल पोर्ट होंगे, कुछ कमर्शियल पोर्ट होंगे और कुछ जो है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट होंगे। ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि वहां पे ट्रैफिक कितना है। इंडस्ट्रियल पोर्ट सर कौन सा होगा, जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेन, शुगर, ऑयल, ये सारे के सारे जहां पे देखने को मिलेंगे, ये बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल पोर्ट है। कमर्शियल जहां पे ट्रेड वगैरह ज्यादा, कार्गो, पैकेजिंग, ये सब कुछ इजी देख सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट सर क्या है, जहां पे जो है कार्गो वगैरह को हैंडल किया जाता है काफी लार्ज स्केल। अब हम बात करते हैं सर बेसिस ऑफ लोकेशन की। कुछ आपको आउटपोर्ट देखने को मिलेंगे और कुछ आपको इनलैंड पोर्ट देखने को मिलेंगे। इनलैंड पोर्ट सर ऐसे पोर्ट हैं जो सी कोस्ट से काफी अंदर आके बने हुए हैं, यस और नो, और उनको सर वो लिंक है किसके द्वारा, रिवर या किसी कैनाल के द्वारा इनको लिंक किया गया है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं मैनचेस्टर में, ये पोर्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेम्फिस कहां पे है सर, मिसिसिपी रिवर के ऊपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो राइन, जो कि सर जो राइन पोर्ट है, ये किसके ऊपर है, ये आपको ड्यूसबर्ग में देखने को मिलेगा। ऐसे सर कोलकाता जो पोर्ट है, ये किसके ऊपर है, गंगा रिवर के ऊपर है। और आई थिंक यहीं से इन्होंने क्वेश्चन निकाला हुआ था कि इंडिया में एकमात्र जो है रिवराइन पोर्ट कौन सा है। तो देखो इनलैंड पोर्ट किसके ऊपर बनेगा, रिवर के ऊपर बन रहा है। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ाई करते हो तो इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम आएगा क्या, यस और नो। यदि हम बात करते हैं सर आउटपोर्ट की, तो आउटपोर्ट जैसे एथेंस में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में, स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बारे में। कुछ आपको ऑयल पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब देखो ऑयल पोर्ट्स सर कहां पे होंगे, जहां पे प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ द ऑयल्स होगी। नाम से जो है पता चल रहा है। एग्जांपल याद रखना सर, मोराकाइबो, ये कहां पे, वेनेजुएला में है, एक ऑयल पोर्ट है, याद रखना। उसके बाद ट्यूनीशिया के अंदर जो है क्या है, एस्खीरा जो पोर्ट है, ये याद रखना है। त्रिपोली कहां पे है, लेबनान के अंदर है, ये क्या है, एक जो है ऑयल पोर्ट है, ये सुनो। अबादान, ये गल्फ ऑफ रशिया के अंदर है, ये एक रिफाइनरी पोर्ट है, याद रखना। एग्जांपल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। पोर्ट ऑफ कॉल सर कहां पे है, देखो सिंगापुर। उसके बाद होनोलुलु, उसके बाद जो है क्या देखने को मिलेगा आपको, एडन। ये सारे के सारे पोर्ट ऑफ कॉल हैं। पोर्ट ऑफ कॉल सर जहां पे क्या होता है, शिप बेसिकली रिफ्यूलिंग करती है, वाटरिंग करती है और जो है फूड आइटम्स को गैदर करती है। अगला आपको देखने को मिलेगा पैकेट स्टेशन, जिसको फेरी पोर्ट्स कहते हैं। फेरी समझते हो ना, मान लो हमारे यहाँ पे फेरी है, गुजरात के अंदर चलती है, गल्फ ऑफ खंबात के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे जाना है, ये सारा का सारा लैंडमार्क है। यस, ये आपको क्या देखने मिलेंगे, फेरी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। फ्रीक्वेंट कहाँ पे है, डॉवर, जो डॉवर स्टेट है ना, डॉवर स्टेट कहाँ पे, एक इंग्लिश चैनल के अंदर है, ये कनेक्ट करती है इंग्लिश चैनल को किसके साथ में, नॉर्थ सी के साथ में, याद रखना है। डॉवर स्टेट ये बेसिकली इंग्लैंड और जो है बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि बेसिकली डॉवर जो इंग्लैंड के अंदर है और कैलास जो कि कहाँ पे, फ्रांस के अंदर है, इनको भी जो है क्या किया जाता है, पैकेट स्टेशन या फेरी पोर्ट की तरह ही ये क्या करते हैं, काम करते हैं। सिंगापुर क्या है सर, एक एंट्री पोर्ट भी है। एंट्री पोर्ट सर कहाँ पे है, जहां पे बेसिकली जो है गुड्स को कलेक्ट किया जाता है। और नेवल पोर्ट आपको तो पता ही होगा, यस और नो। तो पैकेट स्टेशन इंडिया में कहां पे है, गुजरात के अंदर है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर है, ये आप याद रखो। अब हम बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। इसमें ये बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गलत बताना है सर। डायरेक्टिव क्या है, गलत बताना सर। ऐसा बोला जा रहा है कि मोहगिनी जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। उसके बाद चपरल वेजिटेशन ये टैगा में पाई जाती है। लाइकन सर ये बेसिकली टुंड्रा में पाए जाते हैं। और साल बेसिकली मॉइस्ट एसिडियस के अंदर। यदि आपने आई थिंक चैप्टर 6 पढ़ा है 11th की जियोग्राफी का, तो उसके अंदर सारी सारी चीजें दी हुई है, तो आप इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते थे। सबसे बड़ी बात ये है, ये स्टेटमेंट तो मेरे को सही लग रही है कि सर लाइकन टुंड्रा रीजन में होते हैं, ये मुझे पता है। ये सब कैसे पता होगा सर, क्योंकि लाइकन्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, इन द टुंड्रा रीजन देयर इज अ नो ट्रू वेजिटेशन, वहां पे यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सॉल्ट ट्री का सर मैंने एग्जांपल कहीं ना कहीं बुक में पढ़ा हुआ है कि मोस्ट एसिडियस फॉरेस्ट होगा। देखो पीवाईक्यू लगाने का तब फायदा है यदि आपने बुक्स को पहले रेफर किया हुआ है। यदि आप स्टार्टिंग में बिना कुछ पढ़े पीवाईक्यू लगाओगे देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू एलिमिनेट द स्टेटमेंट। अब सर मोहगिनी जो है सीधा सीधा सर कहाँ पे दिया हुआ है, बुक के अंदर दिया हुआ, चेक करोगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो है क्या है, ये पार्ट है। तो आई लेफ्ट विद द ओनली वन ऑप्शन, और वो ऑप्शन सर क्या है, चारपेल। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी चारपेल। ये बेसिकली टैगा क्लाइमेट में नहीं पाया जाता है, ये भी बेसिकली जो है टैगा क्लाइमेट में नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सर इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन ये है, बोला ये जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विद द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ किसकी कॉमन बाउंड्री नहीं है, ये सुनो। तो साउथ अफ्रीका सर मुझे अब ये पता है कि साउथ अफ्रीका, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी टेक द पेन, यस। तो सर साउथ अफ्रीका जो है कहीं यहाँ कहीं नीचे है, ये सुनो। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप ही बना देता हूँ। ये सुनो सर, तो सर ये आपको कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो है मैप देखने को मिलेगा। तो यहाँ कहीं जो है क्या है, साउथ अफ्रीका है, ये सुनो। तो सर मुझे ये पता है कि अब यहाँ पे जो है मैक्सिमम सर 3 ही कंट्री आ सकती है।
मुझे ये पता है, तो एक तो पक्का है। ये सुन, तो सर सबसे बड़ी बात ये है, यदि आप क्रिकेट के प्रेमी हो तो आपने ये जरूर सुना होगा कि जो 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइंटली क्या किया था, होस्ट किया था। तो मतलब क्या है सर, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ये दोनों साथ में कहीं लगती होगी, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैं 33% पे पहुंच चुका हूं। तो सर अब आपको आंसर दिख ही चुका होगा, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सर क्या देखने को मिलेगा आपको, जो जाम्बिया देखने को मिलेगा, ये इसका जो है राइट आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, नामीबिया देखने को मिलेगा, बोट्सवाना देखने को मिलेगा और जिम्बाब्वे देखने को मिलेगा, उसके बाद मोजाम्बिक देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से एक ये याद रखो कि स्वाजीलैंड, यहाँ पे देखो साउथ अफ्रीका के अंदर दो कंट्री और आती है, एक है स्वाजीलैंड और एक है लसोथो। स्वाजीलैंड ने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया और इसने नाम क्या रखा है, ई स्वातिनी। क्या नाम याद रखा है, ई स्वातिनी, ये याद रखना है आपको। और जो है लसोथो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यस और और इसकी जो है आपको क्या देखने को मिलेगा सर, आपको जो है 3 इसकी जो है कैपिटल्स देखने को मिलेगी। एक प्रिटोरिया जो है आपको कैपिटल देखने को मिलेगी, अलॉन्ग विद दैट जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, जोहान्सबर्ग भी आपको यही कहीं देखने को मिलेगा। यस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं सर आगे। बोला ये जा रहा है कि दो और मोर क्रॉप्स को यदि हम सेम फील्ड के ऊपर जो है उगाते हैं, लेकिन डिफरेंट रोज के, लेकिन डिफरेंट रोज के अंदर, जैसे कि एक ये जो रो है, ये एक किसी पर्टिकुलर जो है आपकी फसल है उसका है। मान लो ये ए फसल है, ये बी फसल है, यहाँ पे फिर से ए फसल है, ऐसे बात की जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉप। पहला ऑप्शन है क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी अल्टरनेट क्रॉपिंग एंड ऑप्शन डी क्रीप क्रॉपिंग। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग जो है आपका क्या होना चाहिए सर, आपका जो है राइट आंसर होना चाहिए। अब मान लो सर एक ही फील्ड के ऊपर मैं ये मान रहा हूं कि सारे के सारे एक साथ लगा दूं, यहाँ ए बी सी डी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सारे के सारे एक साथ लगा दिए। तो ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इंट्रा क्रॉपिंग। क्या कहा जाता है, इंट्रा क्रॉपिंग कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीडीएस के अंदर पूछा हुआ है, तो आपको जो है क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यस, तो सर इंटरक्रॉपिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको पता चल ही चुका होगा, ठीक है। सुनो, तो इंटरक्रॉपिंग सर सेम फील्ड सेम सीजन, टू और मोर क्रॉप्स। मिक्स्ड फार्मिंग की बात की जाए तो सर यहाँ पे क्या होगा, रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक अलॉन्ग विद द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। दो कीवर्ड याद रखना, एग्जाम में पूछेगा, दो कीवर्ड याद रखोगे, एग्जाम में यही दो कीवर्ड को पूछा जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अलॉन्ग विद रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। ट्रक फार्मिंग सर वेजिटेबल फार्मिंग के साथ एसोसिएटेड है, याद रखना। मिक्स्ड फार्मिंग सर क्या होगा, जहां पे क्या होगा सर, ये आई थिंक मैंने 2 बार लिख दिया है, तो ये आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं नेचुरल पॉपुलेशन की। यदि आपने सर फिर से 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपके लिए काफी इजी है। एक होता है नेचुरल पॉपुलेशन चेंज, एक होता है एक्चुअल पॉपुलेशन चेंज। तो सर नेचुरल पॉपुलेशन चेंज काफी इजी है सर, मतलब कि पॉपुलेशन चेंज मतलब कि क्या कितना चेंज आया है, ये सुनो, मान लो 2021 में इतना है तो 2031 में क्या चेंज आया होगा। और सर ये कैसे पता चलेगा, चेंज कब आएगा सर, या तो चेंज पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, ये सुनो। और चेंज कब कैसे आएगा, या तो किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, मतलब कि क्या बर्थ रेट और जो डेथ रेट है इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं ये चीजें ज्यादा डिपेंड करती है। तो सर बेसिकली जब आप क्या करोगे, तो मुझे ये पता चल गया कि मल्टीप्लाई तो नहीं करना है और ना ही ऐड करना है, ये सुनो। तो सर क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या, या तो बर्थ रेट में से डेथ रेट को करेंगे या डेथ रेट में से बर्थ रेट को करेंगे। तो ऑप्शन ए आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा कि सब्सट्रैक्ट करेंगे डेथ रेट में से इसको जब हम बेसिकली जो है, जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक जस्ट यस। तो सर अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है बर्थ रेट और एक है डेथ रेट। अब इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन की बात की जाए सर, तो बेसिकली जब भी बर्थ रेट देखो ज्यादा होता है तो पॉजिटिव में वैल्यू आने के ज्यादा चांसेस है, यस। तो सर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, बर्थ रेट को डेथ रेट से, तो बेसिकली हमारे पास क्या आता है, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज आता है। और हमें एग्जामिनेशन के लिए ये याद रखना है, यस और नो। आई थिंक मैंने पहले डेथ रेट माइनस बर्थ रेट बोला होगा, इट वाज ड्यू टू द स्लिप ऑफ द टंग एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। यस, इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। तो सर ग्रोथ रेट की बात की जाए पॉपुलेशन की, मतलब कि क्या क्या चेंज आया है ये बताने की बात की जाए, यस और नो। तो सर नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, बर्थ रेट माइनस के डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ। एक्चुअल में सर क्या करेंगे हम, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन को भी बेसिकली हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं।
यदि आप देखो, यदि जो है बेसिकली क्या है, बर्थ रेट ज्यादा है किससे, डेथ रेट से, तो पॉजिटिव ग्रोथ होगा। यदि डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट से तो क्या होगा, नेगेटिव ग्रोथ होगा। काफी इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोला जा रहा है अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच, ठीक है, ये सुनो, एक लॉन्ग नैरो स्ट्रेच है ऑफ सैंड है, ये सुनो, विद वन एंड अटैच टू द मेनलैंड। मेनलैंड की बात की जाए, समुद्र आएगा कि नहीं आएगा? तो मान लो सर ये मेनलैंड है और यहां से एक ही हिस्सा जुड़ा हुआ है, बाकी सारा का सारा पानी का पानी आपको देखने को मिलेगा, ये सुन। तो सर अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाएगा, ये सुन। सबसे पहले बात करते हैं सर, इसमें ऑप्शन दिए हैं सैंड स्पिट, सैंड बार, सैंड ड्यून और टोम्बलो। यदि आपको पता होगा सर, टोम्बलो जो है बेसिकली क्या है सर, एक डिपोजिशनल फीचर है जो कि सर क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, जो आइलैंड है उसको मेनलैंड के साथ जो रास्ता कनेक्ट करता है उसको टोम्बलो कहते हैं, ये हमें पता है। यदि नहीं पता है तो पता कर। यस। उसके बाद सर सैंड ड्यून, सैंड ड्यून तो डेजर्ट में देखने को मिलेगा, ये सुन, तो मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आई लेफ्ट विद द ए एंड बी, सैंड बार एंड सैंड स्पिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सैंड स्पिट, ये सुन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज सैंड स्पिट, ये सुन, दिस इज टोम्बलो, ये सुनो, और दिस इज सी बैरियर, ये सुनो, और इसको सी बार भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना। दिस इज लगून एंड दिस इज बे। मैं उम्मीद करता हूं आपको बे और गल्फ में अच्छे से पता होगा। सर बे मतलब कि क्या, जिसका आउटलेट ज्यादा होगा, यही आउटलेट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, ये सुनो, तो इसको गल्फ कहना स्टार्ट कर। बट दिस इज द बेसिक, द बे एंड द। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब बोला ये जा रहा है सर 2011 का जो सेंसस हुआ था, इसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसको 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है, यस और नो? ऑप्शन ए है कल्टीवेटर्स, ऑप्शन बी है डोमेस्टिक वर्कर्स, ऑप्शन सी है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर एंड ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर लेबर। तो द राइट आंसर, अब यदि आपको पता है, यदि आपने थोड़ा बहुत वो बुक्स को पढ़ा हुआ है, 12th के एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो अदरवाइज तो आपको छोड़ना चाहिए ये क्वेश्चन। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डोमेस्टिक वर्कर्स। तो सर जैसा कि आप देख सकते हो, ये 2001 या 2011 में भी यही चलता है। कल्टीवेटर्स देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर लेबरर्स देखने को मिलेगा, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर देखने को मिलेगा, लेकिन अदर वर्कर्स नहीं देखने को मिलेगा। अब सर आपसे ये पूछा जा रहा है कि मेन वर्कर कौन है, एग्जामिनेशन के लिए ये पूछा जा सकता है सर। ऐसे लोग जो कि मिनिमम एक साल के अंदर 183 डेज काम करते हैं, उनको जो है क्या कहा जाता है, उनको जो मेन वर्कर कहा जाता है। और मार्जिनल वर्कर क्या होते हैं सर, जो 183 से कम दिनों के लिए काम करते हैं, ये मार्जिनल वर्कर्स हैं। देखो एग्जामिनेशन में अब यहाँ से बन चुका है क्वेश्चन, फिर नहीं पूछेगा। फिर ये पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द मेन वर्कर एंड द मार्जिनल वर्कर। तो आपको 183 को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें तो इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड आर रिलेटेड टू द एस्टिमेट ऑफ द फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड सर कौन सा जो है बेसिकली जो है क्या एस्टिमेट लगाए जाते हैं। फूड इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कैसे बढ़ रही है, फूड मतलब जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हो, जिसको हर कोई कंज्यूम करता है। ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। लुक एट द ऑप्शन 3, टोबैको। डू यू थिंक सो टोबैको को हर कोई कंज्यूम करता हो, तो टोबैको के रेट बढ़ने से हम फूड इन्फ्लेशन का पता करेंगे? नहीं, राइट। तो सर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये नहीं हो सकता। So I left with only one option, that is going to be D. So D is going to be the right answer और मुझे बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिवर कावेरी हैज वेल डेवलप्ड वैली। मुझे नहीं पता है या नहीं, देखी। वैली ऑफ अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग। देखेंगे, मुझे नहीं पता क्या हिसाब था। रिवर कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। मुझे ये पता है कि इट इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये मुझे पता है, बट क्या ये लार्जेस्ट है या नहीं, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो सर मेन रिवर कौन सी है, गोदावरी, सॉरी महानदी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, और उसके बाद जो है क्या देखने को मिलेगा आपको, कावेरी। तो सर मुझे ये पता है कि सबसे लार्जेस्ट यदि मेरी क्या है, गोदावरी लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो थर्ड मेरी स्टेटमेंट गलत है। तो सर यदि मेरी थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सर मैं किस पे पहुंचा हूं, ए बी एंड डी। अब सर जो वैली ऑफ अलकनंदा है, अलकनंदा है, देखो अलकनंदा ये पता होना चाहिए कहां पे है, इट इज इन द हिमालयस, यस और नो, इट इज इन द हिमालयस, यस और नो। और सर आपको ये देखने को मिलेगा कि अलकनंदा जो रिवर है ये बेसिकली कहां से निकलती है सर, सतोपंथों से निकलती है। कहां से निकलती है, सतोपंथ से निकलती है। और सतोपंथ सर कहां पे है, बद्रीनाथ के पास है। फिर इसमें जो है धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी गंगा, ये सारी की सारी आके मिलेंगी, यस और नो। तो सर ये हिमालय का पार्ट है, तो हिमालय तो सर अभी भी राइज कर ही रहे हैं, मतलब कि क्या वैली भी तो राइज करेगी, वैली भी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, यस और नो। तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट यदि सही है तो फर्स्ट नहीं हो सकता, लेफ्ट द बी एंड डी।
तो रिवर कावेरी हैज अ वेल डेवलप्ड वैली। अब सर हो चुका है, साउथ इंडिया की रिवर है, अब एक बार जो डेवलप होना है वो हो चुका है, वहां पे जो है ऐसा नहीं हो रहा है कि बेसिकली सर क्या हो रहा है कि वहां पे कुछ चीजें ग्रो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज 1 एंड 2। अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में, कोपियन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ग्रेट नदर्न प्लेन किसमें आता है? तो सर यदि आपको थोड़ा बहुत आपने मैप देखा हुआ है तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं एएस की। ए का मतलब सर क्या है? ट्रॉपिकल रीजन। देखो ए का मतलब सर क्या है, यहां पे बात की जा रही है ट्रॉपिकल रीजन की। बी सर क्या होता है? ड्राई क्लाइमेट। यस और नो। और सर सी किस में आता है? ये आता है वार्म टेम्परेट में। इसमें आएगा वार्म टेम्परेट। और डी डिनोट करता है कोल्ड टेम्परेट। यदि आपको सिर्फ ये पता है तो मुझे पता है ए एंड ए ये तीनों की तीनों बातें की जा रही हैं किसके बारे में सर? ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। और मुझे पता है नदर्न प्लेन सर ये टेम्परेट रीजन के अंदर। और सी सर किसके साथ डील करता है? वार्म टेम्परेट के साथ डील करता है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज गोइंग टू बी CWG। यस और नो, इजी। ये काफी, यदि कॉमन सेंस से आप इसको निकालते तो काफी इजीली जो है आपका आंसर ये निकल आता। राइट, तो CWG आप देख सकते हो, उसके बाद जो है आप AW को देख सकते हो। यस और नो, उसके बाद जो है ये सारे के सारे रीजंस आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सर किसके बारे में, विच वन among the following station receive the maximum rainfall। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैप बनाना पड़ेगा। सो जस्ट वेट अ मिनट। तो सर जैसा बना है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया मान लो। लोकेशन में लोकेट करूंगा सर हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली। एंड यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली मार्क करें, दिस इज दिल्ली। उसके बाद सर क्या आएगा? बेंगलुरु, हियर इज द बेंगलुरु। यस नो। उसके बाद सर क्या आएगा? हैदराबाद, हियर इज द हैदराबाद। और यहाँ पे आ गया रायपुर। रायपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, हियर इज द रायपुर। अब बोला जा रहा है सर मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे? सबसे पहले दिल्ली को एलिमिनेट करो। क्यों? क्योंकि जो एक तो अरबियन सी की ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, ये दोनों आके यहाँ पे मिलती है, तब जाके थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। तो दिल्ली मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे लगता है सर वेस्टर्न घाट, यहाँ पे लगता है वेस्टर्न घाट। और यदि यहाँ पे वेस्टर्न घाट लगता है तो ये सर क्या है? ये जो है लीवर्ड साइड पे है, ये लीवर्ड साइड पे है बेंगलुरु। ये सुनो, तो बेंगलुरु नहीं हो सकता। ये सुनो। अब बचा सर हैदराबाद। अब सर यहाँ पे थोड़ी बहुत रेनफॉल होगी, ये सुनो, लेकिन मुझे ये पता है सर कि यहाँ पे अराकान हिल्स के टकराने के बाद जो है ये विंड इस साइड शिफ्ट करती है। ये सुनो, तो अब इन प्लेसेस में मैं देखूं तो सबसे क्लोज सर कौन है? यहाँ पे रायपुर है। तो आंसर क्या होगा सर? रायपुर में जो है बेसिकली आपको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलेगी। यस, सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब बात की जा रही है सर किसके बारे में? कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात की जा रही है। इन्वायरमेंट का है और जियोग्राफी और इन्वायरमेंट साथ साथ ही चलती है। तो सर ये किससे रिलेटेड है? अब आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एलिमिनेट आप नहीं करते। यदि आपने CBD भी पढ़ा हुआ है, ये सुनो, यदि आपने कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी पढ़ा हुआ है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज ये भी पढ़ा हुआ है, और यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट द डिजर्टिफिकेशन ये भी पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत जो है बेसिकली डी ऑप्शन को इजीली यहां से एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहां पे बात की जा रही है डेजर्टिफिकेशन, तो ये नहीं हो सकता कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो सर कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली क्या है सर? CBD का है। CBD का है। CBD कब आएगा? 1992 में आएगा। ये सुनो, CBD की फुल फॉर्म क्या है सर? ये है बेसिक कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी 1992 एंड इट इज लीगली बाइंडिंग। ये सुनो, तो सर यहाँ पे कहीं बायोडाइवर्सिटी की बात होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी के अंदर ही बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ये एक मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में इसको रखूंगा यदि आपने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ा है तो आप इजिली जो है यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब बहुत सारी कन्वेंशन हैं जो एग्जाम के अंदर पूछता है, हमें याद होनी चाहिए। एग्जाम में पूछेगा स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके साथ रिलेटेड है? सीधा कीवर्ड याद रखना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, बस काम है। बोन कन्वेंशन पूछेगा सर कुछ नहीं है, कंजर्व करना है माइग्रेटरी स्पीसीज को, और कुछ नहीं। वियना कन्वेंशन पूछेगा प्रोटेक्ट करेंगे हम ओजोन लेयर को, कौन सी ईयर में आया ये थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है? इसकी 1988 में आएगा। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछेगा तो सर हमें क्या करना है? ऐसे सब्सटेंस जो कि ओजोन लेयर को जो है डिप्लीट कर रहे हैं, इनके बारे में हम इनको कहीं ना कहीं कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का। ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सके तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रखना या शॉर्ट में नोट्स बना के रखना, हमेशा यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब पूछेगा सर बासेल कन्वेंशन सर किसके साथ रिलेटेड है? ये है बेसिकली हैजर्डस वेस्ट और इनका डिस्पोजल। ये सुनो, इनका नहीं, इनके ऊपर कंट्रोल करना है। कार्टेजिना
बायोसेफ्टी, ये सुनो। नागोया, ये सर आपको क्या देखने को मिलेगा, बेनिफिट, जो भी क्या होगा सर, बेनिफिट होगा, जो भी हमने जेनेटिक कुछ चीजों को के साथ क्या किया है, ट्रांसफर किया है, उसके बाद जो भी बेनिफिट होगा उसको फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, ये सुनो। मिनीमाटा कन्वेंशन, ये सुनो। मिनीमाटा, मिनीमाटा सर ये क्या है, एक बीमारी है जो कि मरकरी के कारण होती है, याद रखना, ये सुनो। यस, ये कन्वेंशन भी याद रखना, ठीक है। बेसिकली प्रोटेक्ट करना है हमें हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। बढ़ते हैं सर अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है ऐसा ट्रांजिशन जोन जो कि जहां पे सर क्या है, वेरिड नेचुरल वेजिटेशन है, ऑक्युपाइड बाय द बाउंड्री बिटवीन द टू एडजेसेंट डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज। मतलब कि क्या सर, यहाँ पे एक प्लांट कम्युनिटी है, यहाँ पे दो प्लांट कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच के रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इस रीजन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इकोटोन। यदि हमने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो आपको पता होना चाहिए। ये सर इकोलॉजिकल नीस क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ क्या होता है सर। नीस मतलब कि क्या, ये होता है एड्रेस एक तरीके का स्पीसीज का, कि अपने एरिया में वो क्या करती है, एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड इकोलॉजिकल नीश ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। क्लाइमेक्स सर क्या होगा, क्लाइमेक्स इज अ पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन सर क्या होगा, जब बाहर से कोई आई हुई स्पीसीज किसी दूसरे एरिया में सेटल होती है, इसके कुछ जो है क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। इनको फॉलो करने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स। एंड दिस इज द वेरी लास्ट क्वेश्चन। और ये बेसिकली यदि आपने जो बुक पढ़ी है 12th की एनसीईआरटी, तो इजीली आप कर सकते हैं। इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला गया और कंट्री दी गई। अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आया हूं, और मेरे को ये पता है सर कि जो मिल्पा है, ये सुनो सर, मुझे ये पता है, जस्ट मुझे ये पता है कि यदि मैं बात करूं किसके बारे में, मिल्पा, तो सर यदि मैं बात करूं मिल्पा की, तो मुझे एमएम से मैंने कुछ याद किया होगा पक्का। मिल्पा सर कहां पे है, मैक्सिको के अंदर है। एनसीईआरटी में गिवन है, अब बेसिक एनसीईआरटी तो आपको कवर करनी है, तो सर एक ये हो जाएगा, ये होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं। तो मुझे यहां से ये पता चल गया कि मोसेले कहीं जीर के अंदर है, मुझे नहीं पता लेकिन यहां से पता चल। लद्दाख मुझे पता है मलेशिया के अंदर है, तो क्या होगा सर, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। तो देखो आपको सारे के सारे नाम याद नहीं करने, 50 से 60 नाम है, कहाँ आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम याद रखो। 3 से 4 नाम आपको याद रखने हैं, जूम कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके बाद मिल्पा और लद्दाख। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है, यूपीएससी को क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको हिंट देके क्वेश्चन बनाए। yes. तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थोड़ी लेंथी वीडियो होगी, देखो वीडियो की लेंथ भले ही थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन मुझे रिपीट करवाने हैं। यदि आप इसको बहुत अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, और तब आपको जो है इसकी अहमियत समझ में आएगी। I hope you enjoyed the video. If you do, then press the like button. You can subscribe the channel in order to get the notification of videos. Thank you so much.